कराची में राशिद मिन्हास रोड पर कायम आरजे शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। धुएं के बायस दम घुटने से 9 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। फायर एंड रेस्क्यू कमांडर के मुताबिक 12 गाड़ियां, 2 स्नॉर्कल और तकरीबन 50 फायर फाइटर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम रेस्क्यू और दीगर इदारों की कोशिशों से अब आग पर काबू पा लिया गया है। हुकाम का कहना है कि आग इमारत के चौथे फ्लोर पर लगी है जो तेजी से फैली और बालाई मंजिल पर धुआं ज्यादा होने के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। गजा में आरजी जंग बंदी के बाद यरगमालियों की रिहाई का अमल शुरू। इसराइल को गजा से यरगमालियों की एक फहरिस्त मौसूल हुई जो आज हमास की जानिब से रिहा किए जाएंगे। खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने बताया है कि गुज़िश्ता 4 रोज़ा जंग बंदी के मुआहिदे का पहला दिन था जब हमास की जानिब से 24 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया जबकि इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को रिहा किया। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि आरजी जंग बंदी के बाद दोबारा जंग शुरू करेंगे। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने आरजी जंग बंदी के पहले रोज ही दोबारा धमकी आमेज बयान जारी कर दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि हम जंग के तमाम मकासद हासिल करना चाहते हैं और हमास की कैद में तमाम मगनियों की वापसी के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने कहा कि हमास के साथ 4 दिन की आरजी जंग बंदी के मुआहदे के बाद दोबारा से जंग शुरू करेंगे। हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मॉग की शिद्दत में कमी ना सकी। लाहौर का फिजाई मयार इंतहाई नाकिस हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर स्मॉग के बायस आज भी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग से कराची की फिजा भी मुज़र सेहत है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया भर में सहरे फहरिस्त है जहां AQI 414 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में आज भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं जबकि तमाम शहरों में मार्केटें 3 बजे खुलेंगी और इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में इतवार को माल रोड पर गाड़ियों का दाखिला बंद होगा, सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई कर दी। लसबेला, गवादर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी मगरबी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध छाए रहने का इम्कान। सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सरगोदा, ओकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, जंग, खानेवाल और बहावलपुर में भी बारिश का इम्कान है। एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ का मुआशी बहाली के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन का इजहार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म को दोहराया। इजलास में काउंसिल के तहत मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। नैब का चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस मजबूत हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की वापस भेजी गई रकम सरकारी खजाने में जमा कराने के फैसले से नैब का चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस मजबूत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से चेयरमैन PTI ने जो इकदाम किए थे वो कलअदम हो गए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल से मुतालिक हुकूमत का नया प्लान तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल से मुतालिक हुकूमत ने नया तरीका अपनाने का फैसला किया है। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज के बजाय 7 रोज बाद तब्दील करने का प्लान तैयार कर लिया। नए प्लान के लिए स्टेक होल्डर से 5 रोज में तजावीज तलब की गई है। सोमालिया में मुसलसल बारिशों से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, जिनमें 7 लाख अफराद बेघर हो गए। सोमालिया के सबसे बड़े अल हदाया कैंप में भी पनाह गुज़ीनों के रहने के लिए जगह कम पड़ गई। खुश्क साली और कहत से मुतासिर शहरियों को अब सैलाब का सामना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। इमाद वसीम ने लिखा था कि T20 और वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ख्वाब था जो सच साबित हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नई लीडरशिप और कोचेस के साथ एक अच्छे वक्त का आगाज है। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासत की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की यके बाद दीगरे दुबई के लिए उड़ान का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के बाद अब फरियाल तालपुर भी दुबई के लिए रवाना होंगी। मजीद जान लेते हैं। यहां आपको अहम खबर से आगाह करते चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की यके बाद दीगरे दुबई के लिए उड़ान का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के बाद अब फरियाल तालपुर के भी दुबई की रवानगी की इतलात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के बाद दुबई के लिए उड़ान का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की यके बाद दीगर दुबई के लिए जो उड़ान है वो भरी जा रही है। और अब जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के बाद अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वुमेन विंग की सदर हैं और आसिफ जरदारी की जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर, वो भी अब दुबई के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और मुमकिन तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो आज दुबई के लिए रवाना हो जाएंगी। और क्योंकि 2 दिन कबल जो ये सारी खबरें आ रही हैं उनमें बहुत ज्यादा खबरें ये थी कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो अपने जो वालिद हैं आसिफ जरदारी से खफा होकर वो अचानक से दुबई चले गए थे, जिसकी वजह से जो आसिफ जरदारी थे वो भी दुबई गए हैं। जबकि हमारे जराये के मुताबिक जो पहली खबरें थी वो ये थी कि आसिफ जरदारी ने 24 जो अक्टूबर है उन्होंने चाइना के लिए रवाना होना था, लेकिन अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद वो भी दुबई के लिए रवाना हो गए। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है जो फरियाल तालपुर है वो भी आज दुबई के लिए रवाना होंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वहां पर जो मुलाकात है वो सियासी एक्टिविटी के हवाले से भी की जा सकती है, क्योंकि 30 अक्टूबर को यौम तासीस आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शिरकत करेंगे। तो बहुत ज्यादा खबरें ये भी हैं जराये के मुताबिक कि उस हवाले से भी सियासी जो एक्टिविटी है उस हवाले से भी वहां पर मुलाकात की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सोनिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। गजा में आरजी जंगबंदी के बाद यरगमालियों की रिहाई का अमल शुरू हो गया। इसराइल को गजा से यरगमालियों की एक फहरिस्त मौसूल हुई है जो आज हमास की जानिब से रिहा किए जाएंगे। खबर रसां इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम ने बताया कि गुज़िश्ता रोज 4 रोजा जंगबंदी के मुआहदे का पहला दिन था जब हमास की जानिब से 24 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया,
जबकि इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को रिहा किया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी हुकाम इस फहरिस्त का जायजा ले रहे हैं। इसराइली हुकूमत ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद की रिहाई के लिए आज़म जाहिर किया है। दोनों फ्रीकैन के दरमियान कई रोज से जारी झड़पों में यह पहला वक्फा है, जिसके हवाले से फिलहाल दोनों फ्रीकैन का कहना है कि जंगबंदी खत्म होते ही झड़पें दोबारा शुरू हो जाएंगी। ताहम अमरीकी सदर जो बाइडेन ने उम्मीद जाहिर की है कि झड़पों में इस वक्फे को बढ़ाया जा सकता है। हमास की जानिब से रिहाई पाने वाले यरगमालियों, जिनमें इसराइली खातीन, बच्चे और थाई फार्म वर्कर्स शामिल थे, को गजा से मुंतकिल करके रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर मिस्री हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। उनके साथ 4 कारों के काफिले में रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी के अमले के 8 अफराद भी शामिल थे। उधर कतर ने कहा कि 13 इसराइलियों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें से कुछ दोहरी शोहरियत के हामिल हैं। साथ ही 10 थाई बाशिंदे और एक फिलिपाइनी शहरी भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज के मुताबिक 4 टैंकर ईंधन और 4 टैंकर कुकिंग गैस के दाखिल हुए टैंकर्स के अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक आज कम अज कम 200 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने की तवक्को है। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि आरजी जंग बंदी के बाद दोबारा जंग शुरू करेंगे। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने आरजी जंग बंदी के पहले रोज ही दोबारा धमकी आमेज बयान जारी कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हम जंग के तमाम मकासद हासिल करना चाहते हैं और हमास की कैद में तमाम मगवियों की वापसी के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि हमास के साथ 4 दिन के आरजी जंग बंदी के मुआहदे के बाद दोबारा से जंग शुरू करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले मरहले में यरगमालियों की वापसी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। यरगमालियों के रिहाई का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मॉग की शिद्दत में कमी ना आ सकी। लाहौर का फिजाई मयार इंतहाई नाकिस हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर स्मॉग के बायस आज भी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग से कराची की फिजा भी मुज़रे सेहत है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया भर में सहरे फहरिस्त है, जहां AQI 414 रिकॉर्ड किया गया। शहर के आलूदा फिजा में सांस लेना भी मुहाल है। स्मॉग के बाद शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मुकम्मल एहतियात बरतने की हिदायत की है। और उधर स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में आज भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि तमाम शहरों में मार्केटें 3 बजे खुलेंगी और इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में इतवार को माल रोड पर गाड़ियों का दाखिला बंद होगा, सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। महकमा मौसमियात ने पंजाब में सुबह के वक्त स्मोग और धुंध छाए रहने की भी पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। लसबेला, गवातर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूब मगरबी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई, जबकि पंजाब के बास मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध छाए रहने का इम्कान है। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म को दोहराया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें काउंसिल के तहत मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़रा, आला और मुतालिका आला हुकूमती एहलकारों ने शिरकत की। इजलास के शुरका को मुख्तलिफ वजारतों ने मुतय्यन शुदा अहदाफ के बर वक्त हुसूल में सहूलत के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी। जराए का कहना है कि कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए अब तक के इकदामात पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दिया है। इजलास में मुल्क में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के मंसूबों और खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा लिया गया है।
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा करेंगे। मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार भी कायद मुस्लिम लीग नून के हमरा होंगे। नवाज शरीफ 10 बजे ऐवान सनत और तिजारत में सनतकारों से मुलाकात और खिताब करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून 12 बजे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की रिहाइश गाह पर मुकामी रहनुमाओं से मुलाकात और कारकुनों से खिताब करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। नवाज शरीफ की आमद पर 983 पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स के जवान और अफसरान ड्यूटी पर मामूर होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आज भी मौजूद नहीं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ बयानिया बनाया गया, उन्होंने चोर डाकू कहा गया और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। 2018 के इंतखाबात डील के तहत हुआ। 2017 के किरदारों का सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि 2017 का फैसला किसने लिखवाया। जो 2017 के किरदार हैं उन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए। आज इन किरदारों के फैसलों को अवाम भुगत रहे हैं। इदारों में खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू होना अहसन इकदाम है। कायद नून लीग आज भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि 2024 का इलेक्शन साफ शफाफ होगा। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो सहूलतें मुयस्सर हैं वो किसी को हासिल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के दर्ज मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात लेने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच 27 नवंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई को वजीर आजम के ओहदे से हटाने के बाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। बुशरा बीबी ने दर्ज मुकदमात की तफसील लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए नई हिकमत अमली बनाने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज के बजाय अब 7 रोज बाद तब्दील करने का प्लान तैयार किया है। इस सिलसिले में ओगरा ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और स्टेक होल्डर्स से 5 रोज में तजावीज तलब की हैं। दूसरी जानिब ऑयल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कीमतों में 7 रोज बाद रद्दोबदल की हुकूमती तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है कि हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन नहीं किया जा सकता। हमने 15 रोज के बजाय 30 रोज पर कीमत के तयन की तजवीज दी थी। पेट्रोलियम कीमतों का 7 रोज बाद तयन तरक्की पजीर ममालिक में है। हुकूमती इकदाम से मार्केट में गैर यकीनी फैलेगी। उनका कहना था कि हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के तयन से पंप्स तबाह हो जाएंगे। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे मसाइल पैदा हों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। इमाद वसीम ने लिखा कि T20 और वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ख्वाब था जो सच साबित हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नई लीडरशिप और कोचेस के साथ एक अच्छे वक्त का आगाज है। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा कि हालिया दिनों में अपने इंटरनेशनल कैरियर के बारे में सोच रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये रिटायरमेंट का ऐलान करने का दुरुस्त वक्त है। उधर सोमालिया में मुसलसल बारिशों से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिससे 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु और इससे मुल्हका इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों के बायस आने वाले सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया, जिसने जिंदगी मफलूज कर दी है। बारिशों और सैलाब से 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, जिनमें से 7 लाख अफराद बेघर हो गए। सोमालिया के सबसे बड़े अल हिदाया कैंप में भी
پناہ گزینوں کے رہنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ صومالیہ کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے اموات 100 سے زائد ہو چکی ہیں۔ خشک سالی اور قحط سے متاثر شہریوں کو اب سیلاب کا سامنا ہے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے۔ فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں سزا سنا دی گئی اور رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی۔ دونوں ریٹائرڈ افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت سزا سنائی گئی۔ عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر کو 2023 کو دونوں ریٹائرڈ افسران کو سزائیں سنائی۔ سزا پانے والے پاک فوج کے دونوں ریٹائرڈ افسران اپنے سوشل میڈیا بیانات اور ویلاگز میں پاک آرمی اور اعلیٰ افسران کے خلاف انتہائی نازیبا زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں سزا سنا دی گئی ہے اور رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں سزا سنا دی گئی اور رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی۔ دونوں ریٹائرڈ افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت سزا سنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر مسعود احمد خان، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ان سے جانیں گے اس حوالے سے۔ جی مسعود احمد خان صاحب بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی ہاں، دیکھیں یہ میرے خیال میں یہ بہت کافی عرصے سے اس کی توقع کی جا رہی تھی کہ اس طریقے سے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اور بڑا زہریلا قسم کا پروپیگنڈا کر رہے تھے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف، اور اس میں وہ ایک قسم کے وائلنس کو انسائٹ کر رہے تھے، رینک اور فائل کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور افواج پاکستان اور عوام میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ جھوٹی خبریں تھیں، پروپیگنڈا تھا، اس میں افواہیں پھیلا رہے تھے، فالٹ لائنز کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے تھے اور بڑے انسلٹنگ قسم کے نیریٹیوز بھی کافی عرصے سے یہ بنا رہے تھے، اور یہی کام جو آپ کا دشمن چاہ رہا تھا یہ وہ کر رہے تھے، اور یہی دشمن چاہتا ہے کہ آپ کو پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ پاکستان میں دیکھیں کہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کے سینٹر آف گریویٹی ہے، جو آپ جس نے انہوں نے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہے، ایک تو آپ کی آئیڈیالوجی ہے، دوسرے پاکستان آرمی ہے۔ تو یہ لوگوں نے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا پاکستان آرمی کو، اور وہ تمام ذرائع استعمال کر رہے تھے جس کے تحت پاکستان آرمی کو کمزور کیا جا سکے، اور جو آج جو سزا کے طور کی اطلاع جو آئی ایس پی آر نے دی ہے، میرے خیال میں یہ لانگ اویٹڈ سزا تھی، اور یہ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو اداروں کے خلاف مذموم مقاصد کے لیے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹی خبریں۔ جی مسعود صاحب، پاک فوج نے ہمیشہ نظم و ضبط پر عمل پیرا ہو کر ہمیشہ ملک و قوم کے لیے ایک مثال قائم کی ہے، اور اب ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف کورٹ مارشل کے لیے سزائیں سنا کر آپ کو لگتا ہے کہ پاک فوج نے ایک بہترین مثال قائم کی ہے؟ اس سے دیگر لوگوں کے لیے کیا پیغام جاتا ہے؟ لیکن یہ فوج میں تو یہ پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، فوج میں وہاں پہ کوئی نہیں ہے، ڈسپلن کے معاملے میں جب فوج میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے آپ کا رینک کتنا بڑا ہو چاہے رینک کتنا چھوٹا ہو۔ جب آپ نے ڈسپلن کو بریچ کیا، اس کے وائلیشن کیے،
تو آپ کو سزا ملے گی. حال ہی میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے تھے جس میں افواج پاکستان کے ان لوگ جو شامل تھے ان کو سزائیں ملی تھی. یہ باقی لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو اس طرح کے چیزوں میں شامل ہوں گے تو ان کے خلاف یقیناً سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی اور معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ دیکھیں یہ سیڈیشن ہے, یہ ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے جب آپ اپنے مدر لینڈ کے خلاف ایسے اقدامات کریں. جی بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اہم خبر ہے اس وقت پاک فوج نے میجر ریٹائرڈ افسران کے خلاف کورٹ مارشل کیا ہے اور فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں سزا سنائی ہے. پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں سزا سنا دی گئی. رینک بھی ضبط کر لیے گئے. میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راچا کو 14 سال قید بامشقت کی سزا. کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی. ISPR کے مطابق عادل فاروق راچا اور حیدر رضا مہدی کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی. دونوں ریٹائرڈ افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت سزا سنائی گئی. عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو دونوں ریٹائرڈ افسران کو سزائیں سنائی تھی. سزا پانے والے پاک فوج کے دونوں ریٹائرڈ افسران اپنے سوشل میڈیا بیانات اور ولاگز میں پاک آرمی اور اعلیٰ افسران کے خلاف انتہائی نازیبا زبان استعمال کیا کرتے تھے. پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں سزا سنا دی گئی. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں سزا سنا دی گئی. رینک بھی ضبط کر لیے گئے. میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راچا کو 14 سال قید بامشقت کی سزا. جی اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب. جی بابر صاحب, پاک فوج کی جانب سے میجر ریٹائرڈ عادل راجا اور حیدر مہدی کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزائیں سنائی گئی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی عادل راجا اور حیدر مہدی کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں بالکل بر وقت ہیں, قانون کے مطابق ہیں اور اسی چیز کی ضرورت بھی بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کیونکہ ان دونوں کے جو جرائم ہیں بہت سنگین ہیں. کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, خاص طور پر اگر اس نے اسپیشلی اگر وہ فوجی بھی ہو اور وردی میں اس ملک کے نام کے اوپر نوکری بھی کرتا رہا اور پھر اسی ملک اور اسی فوج کے خلاف دشمن سے مل کے سازش کرے, دشمن کا ہلاکار بنے, دنیا بھر میں اپنے ملک اور اپنی فوج کے لیے بدنامی کا باعث بنے, اور صرف ایک دفعہ نہ بنے بلکہ مسلسل ہر روز بنتا رہے. تو ان کے ساتھ ابھی بھی میرا خیال ہے نرمی اس لحاظ سے برتی گئی ہے کہ یہ ان کو سزا بہت پہلے مل جانی چاہیے تھی. بہرحال ابھی جو ان کو سزا ملی ہے بالکل ٹھیک ہے. فوج کا خود ایک سابقہ اپنا ایک نظام ہے, اس کے تحت قانون کے مطابق جب بھی کوئی ایسا کام کرے گا اس کو سزا ملے گی. اور یہ ایک واضح پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں, اپنے ملک اور اپنی فوج کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ نکلیں گے. پیغام ان کے لیے بہت واضح ہے کہ وہ قانون کی گرفت میں ضرور آئیں گے اور یہی ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اور اسی طریقے سے قانون کی عملداری ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے آنے والے وقتوں میں ایک اچھا سبق مل سکے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب, آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والے عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ جو بھی پاک فوج یا ملک و قوم کی سلامتی کے خلاف کھیلے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اہم ترین خبر ہے پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں سزا سنا دی گئی ہے اور رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں. میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجا کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. کیپٹن آر حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے اینکر پرسن اعجاز ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ہم ان سے مزید جانیں گے. جی اعجاز ڈوگر صاحب, کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ پاک فوج کی جانب سے سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ وقت دینے کا, کہ بڑا سینسٹیو ایشو تھا جس پہ بات کرنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اب یہ جو ہے آرمی افیسر ریٹائرڈ جو تھے اب یہ نہیں رہے,
अब ये मेजर और इनके साथ कैप्टन लिखने का कोई तुक नहीं बनता। उसकी रीजन ये है कि इनको जो आर्मी एक्ट जो मार्शल कोर्ट हुआ उसके मुताबिक 7 और 9 अक्टूबर को इनको सजा सुना दी गई थी, और जब इनको 21 नवंबर को इनसे रैंक वापस ले लिया गया, उसके बाद इनके साथ मेजर और कैप्टन आप ना कहें, आप भी ना कहें, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि पाक फौज का जवान हो, पाक फौज की वर्दी अपने जिस्म पे उसने पहनी हो, और पाक फौज जो है उसके साथ जो अहद किया होता है इस मुल्क के साथ मरने का, इस मुल्क के ऊपर कुर्बान होने का, इस मुल्क के साथ वफा करने का, उसके साथ बेवफाई हो। ये हो नहीं सकता कि फौज का जवान हो, फौजी हो और बेवफाई करे, ये मुमकिन ही नहीं, ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ। और इस चीज की बड़ी अशद जरूरत थी कि ये ऐसे जो भगौड़े और पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर साजिश करने वाले टोले को सजा देने की बड़ी अशद जरूरत थी। मैं कहता हूँ इस पे आप अपनी पाक फौज के जो सिपा सालार हैं और जितने भी इसमें अफसरान शामिल थे इनको सजाएं देने में, वो इस्लाम के मुस्तहिक हैं। उनको आप अप्रिशिएट करें कि ये मुल्क दुश्मन अनासर जो बाहर बैठ के कोई गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर काम कर रहे थे और पाकिस्तान के लिए और पाक फौज के लिए बदनामी का सबब बन रहे थे। बड़े अरसे से हम पाकिस्तानी अवाम इस तरफ देख रही थी कि कब इनको सजाएं सुनाई जाए। तो अब ये आदर राजा और हैदर रजा मेहंदी मुजरम रह गए हैं जी। अब ये ना तो कोई रिटायर्ड, वो मैं तो ये इनको कहूंगा कि मेजर रिटायर्ड भी इनको ना कहा जाए, ना कैप्टन रिटायर्ड कहा जाए। अब इनको सिर्फ आदर राजा और हैदर रजा मेहंदी मुजरम कहा जाए, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिशें करने में वो पेश थे और पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन अनासर जो है उनके साथ मिलकर ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो ऐसे साजिशी अनासर जो है ना तो उनका पाक फौज से कोई ताल्लुक हो सकता है और ना पाकिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया एजाज जोगर साहब, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया कि जब इन अफसरान से रैंक भी वापस ले लिए गए हैं तो फिर इनके साथ मेजर या इस तरह का लफ्ज लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। पाक फौज के 2 अफसरान को सजा सुनाई गई है कोर्ट मार्शल के जरिए। आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। कैप्टन और हैदर रजा मेहदी को 12 साल की कैद सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सजाएं सुनाई गई। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को सजाएं सुनाई। सजा पाने वाले पाक फौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान अपने सोशल मीडिया बयानात और व्लॉग्स में पाक आर्मी और आला अफसरान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जुबान इस्तेमाल किया करते थे। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुना दी गई। रैंक भी जब्त कर लिए गए। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुना दी गई है। इस हवाले से सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए, उनसे जानेंगे। जी अली असगर भट्टी, बताइएगा, पाक फौज की जानिब से 2 रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल किया गया है और उन्हें सजाएं सुनाई गई हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, मेजर रिटायर आदिल राजा को 14 साल और कैप्टन रिटायर हैदर रजा मेहंदी को 12 साल कैद और रैंक जब्त कर लिए गए हैं। मेजर रिटायर आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर हैदर रजा मेहंदी को कैद सुनाई गई। ISPR के मुताबिक इनको 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहंदी को 12 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। बैरूनी मुल्क मफरूर होने वाले दोनों रिटायर फौजी अफसरान बैरूनी में जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजाएं सुनाई गई। दोनों रिटायर अफसरान की पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड कोर्ट मार्शल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों मुजरिम पाक फौज के एहलकारों को बगावत पे उकसाने और मुलव्वस पाए गए हैं। दोनों ऑफिशियल एक्ट के तहत 1923 की दफा के तहत खिलाफ वर्जी के मरतब पाए गए हैं। ISPR का कहना है कि अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर को दोनों रिटायर अफसरान को सजा सुनाई गई। 21 अक्टूबर को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए। दोनों अफसरान पर रियासती तहफ़्फ़ुज़ मफादात के खिलाफ मुनाफर मनफी सरगर्मियों की दफात के तहत किया गया। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ, ये बैरूनी मुल्क में बैठ के पाकिस्तानी पाक फौज के खिलाफ उकसाते रहते हैं और मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से पाक फौज ने इस पे एक्शन लेते हुए, क्योंकि काफी अर्से से यहाँ पर बैठ के बैरूनी मुल्क में बैठ के पाक फौज के जो अजीम कुर्बानियां मुल्क के लिए दे रही हैं उन पे उकसाते रहते थे, उनके बारे में बुरी बुरी बातें करते रहते थे, जिस पे पाक फौज ने मौजूदा ये स्टैंड हुआ, ये सजाएं सुनाई गई हैं। जी
बहुत शुक्रिया असगर अली भट्टिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उन्नीस सौ इकहत्तर की पाक भारत जंग तारीख में एक स्याह तरीन बाब की हैसियत रखती है। खित्ते में हमेशा से दहशतगर्दी को फैलाने और दहशतगर्द तंजीम की पुष्टपनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर हमलों में इस्तेमाल किया। दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी ने निहत्ते मासूम लोगों, खुसूसन बिहारी कम्युनिटी के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर वो मजालिम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मेजर रिटायर्ड मुमताज हुसैन शाह भी इन मुतासरा पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और अजमत के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। मेजर रिटायर्ड मुमताज हुसैन शाह अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान में तसादुम मार्च 1971 में ही शुरू हो गया था और नवंबर 1971 में ईद के रोज भारत ने हमला किया। भारतीय फौज के पास जंग की तैयारी के लिए तकरीबन 9 माह का अरसा दरकार था और हम उस अरसे के दौरान मशरकी पाकिस्तान में गैर मुस्तहकिम हालात पर काबू पाने में मसरूफ थे। उन्होंने बताया कि मशरकी पाकिस्तान के 3 जानिब भारत और एक तरफ समंदर था। इलाहाबादी जब गंगा जहाज के अगवा का वाकया पेश आया तो हमारे लिए हवाई रास्ता भी बंद हो गया। मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजी बिल्कुल महसूर हो गए। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी ने 30 लाख बंगालियों को कत्ल किया, जबकि अगर 30 लाख को 265 दिनों में तकसीम किया जाए तो एक दिन में 11,000 अमवात और 83 अस्मत दरी के वाकयात बनते हैं, जो कि नामुमकिन है, खुसूसन जब महज 36,000 पर मुश्तमिल पाक फौज जंग में मसरूफ हो। उन्होंने कहा कि मैं चश्मदीद गवाह हूं इन मजालिम का जो मुक्ति बाहिनियों और भारत की जानिब से बिहारियों पर ढाए गए। चटागोंग में एक जगह हमें 1000 से जायद बच्चों और औरतों की लाशें मिली। मेजर रिटायर्ड मुमताज हुसैन शाह ने बताया कि ये सब मजालिम पाक फौज के खाते में डाल दिए गए, जबकि दिसंबर के बाद पेश आने वाले होलनाक वाकयात का झूठा इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया गया। इस पूरी जंग के दौरान दोनों इतराफ से तकरीबन 50,000 से जायद हलाकतें हुई। 25 मार्च से पहले के शवाहिद भी मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि भारत ने शरपसंदों की पुष्टपनाही की और मशरकी पाकिस्तान में इंतशार और बगावत को हवा दी। I was commissioned in Pakistan Army in July 1966. Disturbance मार्च में शुरू हो गई। नवंबर 1971 में इंडिया ने ईद वाले दिन ऑल आउट वार शुरू कर दी। Indian Army had 9 months to prepare starting from March till November. Whereas हमारे 9 महीने में we kept on fighting बैटल ऑफ एट्रिशन और रीइंफोर्समेंट वेस्ट पाकिस्तान से 3 डिवीजन जो हैं वो बतदरीज वो वहाँ भेजे गए। लेकिन उस वक्त तक इंडिया ने हमारे तमाम 3 तरफ तो इंडिया था, एक तरफ समुंदर था और जो हमारा जो एरियल रूट था ओवर इंडिया वो भी स्वेर हो चुका था। वो गंगा एक जहाज़ का अगवा का किस्सा वो काफ़ी मशहूर है। वो उसका बहाना बनाकर हमारी ओवरलैंड जो फ्लाइट्स थी वो भी बंद कर दी। इस तरह पाकिस्तान आर्मी के जो ट्रूप्स मशरक़ी पाकिस्तान में थे वो एक लिहाज से बिल्कुल हर लिहाज से मैसूर हो गए। इन हालात में जंग जो है वो लड़ी गई। वो कहते हैं जी कि 3 मिलियन बंगालीज वर किल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। अगर आप 3 मिलियन को 265 दिनों पे तकसीम करें तो वो जाके फिगर कहीं जाके बनती है कोई 11,000 समथिंग, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप रेप की कहानी लें तो 83 रेप्स पर डे बनते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 36,000 टोटल नॉन बंगाली या वेस्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स थे पाकिस्तान आर्मी और प्लस रेंजर्स और ये तमाम चीज़ें मिलाकर 36,000 से ज़्यादा वहाँ
लोग नहीं थे। वो अगर आप कैलकुलेट करें तो 83 रेप्स पर डे बनती हैं, जो कि नामुमकिनात में से हैं। आप मैथमेटिकली वर्कआउट कर लें। मैं चश्मदीद गवाह हूँ उन एट्रॉसिटीज़ का जो बिहारीज पे कमिट की गई। चिटागांग में मैं जब था तो वहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो नॉन बंगालीज़ की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, सिविलियंस की, और ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी बिहारीज। इन पर बड़े जुल्म किए गए। इनको जो है वो एक जगह हमने कोई 1000-1500 जो हैं वो लाशें बच्चों और औरतों की जाकर रिकवर की। उनमें से एक खातून थी, शी स्टिल अलाइव माशाल्लाह, ज़ख्मी थी और उस वक्त शी वाज अबाउट 10-15 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो वहाँ से उसको निकाल कर भेजा और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान आर्मी के खाते में डाल दी गई। और ख़ास तौर पर जो मैसेकर शुरू हुआ दिसंबर के बाद, वो भी पाकिस्तान आर्मी के खाते में डाल दिया गया कि ये इन्होंने इतने लोग जो हैं वो मारे। तो बांग्लादेश को बने 50 साल से ज़्यादा हो गए, उनके मास ग्रेव्स कहाँ हैं? जो भी फॉरेन जर्नलिस्ट या न्यूट्रल लोग गए हैं, उन्होंने जब जाके उनसे ये सवाल किया है कि भाई आप कहते हैं कि ये, पहला तो उनका क्लेम था जी कि 12,000 जो हैं बंगालीज 25 मार्च की रात को वो मार दिए गए, और ये था ढाका यूनिवर्सिटी में। तो जो न्यूट्रल सहाफ़ी गए हैं उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा ठीक है 12,000 बंदे मारे हैं तो उनकी कब्रें किधर हैं? जबकि जो मेमोरियल उन्होंने बनाया है ढाका यूनिवर्सिटी में उसमें सिर्फ 150 बंदों के नाम है। ढाका यूनिवर्सिटी उस वक्त बंद हो चुकी थी और सारे मिस्क्रिएंट जो थे उन्होंने जाकर हॉस्टल्स में, चाहे वो लड़कियों का हॉस्टल था या जेंट्स का हॉस्टल था, उसमें उन्होंने जाकर डेरे जमाए हुए थे, जिनको वहाँ से एविक्ट करना जो था वो बड़ा ज़रूरी था। हमारी अपनी कैजुअल्टीज़ हुई, अच्छी खासी कैजुअल्टी हुई, और इसी तरह कोई 150 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए। फेमस गैरिजन जमालपुर जिसमें कर्नल सुल्तान SJ अनबार, उसकी एक दिन में उनकी 250 लोग जो थे वो शहीद हुए। टोटल फिगर जो है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ का, दोनों साइड। उसमें इंडियन आर्मी के भी लोग शामिल हैं, हमारी आर्मी के भी लोग शामिल हैं, बिहारी भी शामिल हैं, नॉन बंगाली भी शामिल हैं, बंगालीज भी शामिल हैं, और वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के, यूनाइटेड पाकिस्तान के सपोर्टर थे। जहाँ जहाँ बिहारीज की आबादियाँ थीं उनको तकरीबन वो साफ कर दिया गया, तख्त तराख्त कर दिया गया। और ये ज़्यादातर उन लोगों ने किया जो ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के बागी थे 25 मार्च के बाद, और वो ये काम करने के बाद वो भागकर इंडिया में चले गए। इंडिया ने उनको पनाह दी, उनको ट्रेनिंग दी और फिर उनको वापस लॉन्च किया। वो वापस ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों के लिए आए। 25 मार्च से पहले भी शवाहिद मौजूद हैं जहां इंडियन रॉ के लोग जो थे वो। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गैर मुल्की कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराह दिली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा इनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ इजलाफ में तमाम सहूलियात से रास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए। चमन और तुर्खम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान की फराह दिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 1925 गैर कानूनी बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। तालिबान रजीम ने सहाफियों के हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। अगस्त 2021 में तालिबान हुकूमत की फाली के बाद अफगान सरजमीन सहाफियों और मीडिया कारकुनान पर तंग की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से सहाफती तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है।
صحافتی برادری کے لیے افغان سرزمین پر حقائق تک رسائی اور معلومات کی فراہمی ایک کٹھن مرحلہ بن چکا ہے۔ شعبہ صحافت افغانستان میں ایک چیلنج بن چکا ہے جس میں صحافیوں کو جسمانی تشدد، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2021 میں افغانستان ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 122ویں نمبر پر تھا جو 2023 میں 156ویں نمبر تک پہنچ گیا۔ اگست 2021 سے اب تک آزادی صحافت کی خلاف ورزیوں کے 245 مقدمات درج ہیں۔ ہدایات کے مطابق اپنے تفصیلات جانتے ہیں اپنے سینئر رپورٹر علی اصغر بھٹی سے۔ جی علی اصغر، آگاہ کیجیے گا۔ علی اصغر بھٹی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے جانیں گے اس حوالے سے کہ افغانستان میں صحافیوں کے لیے معاملات پر کیا اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ جی علی اصغر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، غیر قانونی صحافیوں کے رجیم سے ان کے حقوق کے دھجیاں اڑائے گئے۔ اگست 2021 میں طالبان حکومت کے فعال ہونے کے بعد افغان سرزمین میں صحافی اور میڈیا کارکنوں پر تنگ کر دیا گیا۔ صحافیوں کے لیے یہاں افغانستان میں طالبان کی جانب سے صحافی تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ صحافی برادری کے لیے افغان سرزمین حقائق تک رسائی اور معلومات تک فراہمی ایک کٹھن مرحلہ بن گئی ہے۔ شعبہ صحافت سے افغانستان میں ایک چیلنج بن چکا ہے جس میں صحافیوں کو جسمانی تشدد، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپریل 2023 کے بعد خواتین صحافیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 2021 میں افغانستان ورلڈ پریس فریڈم میں 122ویں نمبر پر آنے والے تھا، جبکہ 2023 میں 156ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ اگست 2021 میں اب تک آزادی صحافت کی خلاف ورزی پر 245 مقدمات درج ہوئے۔ 2023 میں 2 صحافیوں کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا، درجنوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 جنوری 2023 کو افغان فرانسی صحافی مرتضیٰ بہار کو ناحق گرفتار کیا گیا جو اب تک زیر حراست ہے۔ 6 مارچ 2023 کو کابل میں سابقہ یونیورسٹی کا پروفیسر رسول عبدی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ افغان طالبان حکومت میں آنے کے بعد سوشل میڈیا ایپ پر پابندی کا سلسلہ جاری ہے۔ 2022 میں افغانستان میں ٹک ٹاک اور ویڈیو گیمز پر کھیلنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ طالبان کی حکومت جلد ہی فیس بک پر بھی پابندی لگانے کا عدلیہ دیا ہے۔ مارچ 2023 میں یوٹیوب چینلز کی ہدایت کے مطابق لائسنس حاصل کرنا لازمی ہے۔ طالبان حکومت نے چینل مالکان پر نئے بزنس ٹیکس بھی عائد کر دیے ہیں۔ انٹیلیجنس اہلکاروں کی جانب سے میڈیا ورکروں کے گھروں اور دفاتر کو گیا کیا جا رہا ہے اور ان کی رسائی کے لیے مشکل کیا جا رہا ہے، اور میڈیا ورکرز کے لیے ان کو جب بھی یعنی کہ خبر تک رسائی مشکل کر دی گئی ہے، اور اہل علاقہ کو اور اقوام متحدہ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھی۔ جی بہت شکریہ علی اصغر بھٹی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مودی سرکار ہندوستانی فوجیوں کی موت کو الیکشن مہم کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے پیش نظر مودی سرکار نے ایک بار پھر اپنے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار حاصل کرنے کے لیے انتہا پسند حکمت عملی میں مصروف مودی کے گودی میڈیا نے پہلے ہی پاکستان مخالفت رپورٹنگ میں اضافے کے ساتھ بی جے پی کے انتہا پسند بیانیے کی عکس بندی شروع کر دی۔ مودی سرکار کے مسلسل فالس فلنگ آپریشنز کے جھوٹے دعووں کا بھی بھانڈا پھوٹنے لگا۔ مودی سرکار نے فالس فلیگ آپریشنز اور من گھڑت انکاؤنٹر کی آڑ میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی موت کو سیاسی ہتھیار بنا لیا۔ اپنے جھوٹے ڈرامے میں مودی اور اس کے وزراء نے ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں کی لاشوں اور ان کے گھر والوں کو بھی نہ بخشا۔ حال ہی میں بھارتی فوجی کیپٹن شبنم گپتا راجوری سیکٹر میں ایک انکاؤنٹر کے دوران ہلاک ہوا۔ کیپٹن شبنم گپتا کی لاش آگرہ میں اس کے آبائی گھر پہنچنے پر مودی سرکار کے وزراء نے عجیب ڈرامہ رچایا۔ وزراء نے کیپٹن شبنم گپتا کی غمگین ماں کو اپنی شہرت کے لیے تصاویر کھنچوانے پر مجبور کیا۔ ذرائع کے مطابق کیپٹن شبنم گپتا کی ماں مودی کے کارکنان سے انہیں اکیلا چھوڑ دینے کا مطالبہ کرتی رہی۔ ویڈیو میں اتر پردیش کے وزیر یوگیندر اپادھیائے
कैप्टन गुप्ता की गमजदा मां को चेक पकड़ाकर हमदर्दी का ढोंग रचाने नजर आए। माजी में भी वजीर आजम मोदी अपनी शोहरत के लिए भारतीय फौजियों की मौत को ऐसे ही सियासी रंग देता रहा है। बालाकोट में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की लाशों को भी मोदी ने अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल किया। इंतखाबात के करीब आते ही भारतीय फौजियों की मौत पर मोदी की ड्रामेबाजी में वाज़े इजाफा हो गया है। तजिया निगारों के मुताबिक इंतखाबात के अलावा मोदी को परवाह भी नहीं होती कि कौन कहां और कब हलाक हुआ। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमती इमाह पर मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात सामने आने लगे। 7 सितंबर से 21 अक्टूबर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 34 बिलियन रुपए वसूल किए 125 से 142 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। माह से सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023 तक बिजली चोरी के बायस होने वाले नुकसानात में 12 बिलियन रुपए की कमी वाक़ई हुई। 1 नवंबर से 19 नवंबर तक 14,769 अफराद की गिरफ्तारी जबकि 36,547 मिलियन रुपए की वसूली की जा चुकी है। 1 नवंबर से 19 नवंबर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद से 58 अफराद गिरफ्तार और 175 मिलियन रुपए वसूल किए गए। मजमूई तौर पर गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान से 1617 अफराद गिरफ्तार जबकि 1439 मिलियन रुपए वसूल किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा से मजमूई तौर पर 121 अफराद गिरफ्तार और 5,520 मिलियन रुपए वसूल किए गए। एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 6 कार्रवाइयों में 186 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली गई हैं। 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी में वाक़या कोरियर ऑफिस से कनाडा के लिए बुक किए गए पार्सल से 2 किलो 834 ग्राम अफ्यून बरामद की गई। बाजा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पेट से 101 अदद आइस भरे कैप्सूल्स बरामद किए गए। कोकपुल इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 19 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई। दौरान कार्रवाई खातून समेत आयबटाबाद के रिहायशी 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एक और कार्रवाई में सरानान बाजार पशीन के करीब 2 गाड़ियों से 150 किलो चर्च बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लेकपास टूल प्लाजा कोयटा के करीब अफगान बाशिंदे के सामान से 8 किलो चर्च और 2 किलो आइस पकड़ी गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी टीम की रावलपिंडी में कार्रवाई 400 लीटर गैर मियारी ऑयल तल्फ कर दिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक शकरियाल के करीब इस्तेमाल शुदा ऑयल को ब्रांडेड पैकिंग में सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट से इस्तेमाल शुदा ऑयल इकट्ठा करके ब्रांडेड कंटेनर्स में पैक किया जाता था। इंटेलिजेंस टीम की विकी पर घर जाकर जालसाजी का मकरूह धंधा बेनकाब किया गया। तल्फ किए गए ऑयल का मौका पर कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। उनका मजीद कहना था कि जालसाज माफिया की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में फूड सेफ्टी हेल्पलाइन 1.22 पर शिकायत दर्ज करवाएं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के तुलबा और तालबात का लाहौर गैरिजन का दौरा एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। वफ्द में उसातिज़ा समेत 150 तुलबा और तालबात को टैंकों और मुख्तलिफ हथियारों की खुसूसियात इस्तेमाल के बारे में आगाही दी गई। तुलबा ने APC और टैंक पर फन राइड भी ली और ट्रेनिंग स्टाफ की जेर निगरानी हथियारों का इस्तेमाल करने का तरीका समझा। बच्चों ने मुख्तलिफ हथियारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और नौजवानों की मौसर आगाही और तरबियत के हवाले से पाक फौज की काविशों को सराहा। शुरका ने अस्करी जिंदगी को समझने का जबरदस्त मौका फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। तुलबा ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज हमने पूरा दिन आर्मी के साथ गुजारा, बहुत लुत्फानंदोज हुए। हमने टैंक्स और दीगर हथियारों के बारे में बहुत कुछ जाना और राइड भी ली। हम भी इंशाल्लाह आर्मी में जाएंगे और मुल्क की हिफाजत करेंगे।
کے ساتھ اور ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا. ہم نے ڈفرینٹ ویپنس دیکھے, ڈفرینٹ ٹروپس دیکھی, ٹینکس دیکھے. انشاءاللہ ہم بھی آرمی میں آئیں گے. پاک آرمی زندہ باد. It was a hell of a fun day. We learned about different army tanks, and we learned a lot about their missiles and all, and what kind of instruments and what kind of weapons they use during the war and how they're used. So for me and for my batch, it was an amazing day. بچوں کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو تھا. اس میں انہوں نے کافی زیادہ ٹینکس کے متعلق, جتنے بھی ایمونیشن تھے ان کے متعلق ان کو بیسک انفارمیشن ملی, اور ایک جوائے رائڈ تھی جو ٹینک پہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح گجرات میں بھی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا. گجرات میٹرنیٹی ہاسپٹل میں ڈپٹی کمشنر صفدر حسین وقت نے 3 روزہ پولیو مہم میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا. ڈی ایس پی ڈاکٹر غمخوار اور شاہ ڈی ڈی ایچ او آر ڈاکٹر ایاز ناصر چوہان اور سی او ہیلتھ ڈاکٹر نعیم اختر جنجوا بھی مہم کے آغاز پر موجود ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے علی انجم مرزا سے. جی علی انجم مرزا, آگاہ کیجیے گا. اسی طرح پنجاب گجرات میں بھی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے گجرات کے ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک. ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم سر. سر پولیو کے حوالے سے آج کیا کہیں گے؟ جی جیسے کہ 27 منڈے سے ہمارا پولیو کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے, جو کہ 5 دن چلے گا. 3 دن ہمارے مین ورکنگ ڈے ہوں گے, اور جو لاسٹ والے 2 دن ہیں وہ کیچ اپ ڈیز ہوں گے, جو کہ ہمارے این ایز یا رہ جائیں گے لوگ, ان کو کور کرنے کے لیے ہوں گے. تو اس دفعہ ڈسٹرکٹ گجرات کی اگر بات کریں تو یہاں ہمارا ٹارگٹ 4,96,000 سے زیادہ, تقریباً 5 لاکھ بچوں کا ٹارگٹ ہے, جس کے اگینسٹ ہماری 5,100 کے قریب ٹیمیں ہیں جو کام کریں گے. اس میں 37 پوائنٹ ہم نے اب یہ تو میں نے فکس کی ہیں, جو کہ مختلف لاری اڈے ہیں, ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں, اور کچھ جگہوں پہ ہمارے جو بڑی درگاہ یا اس طرح کے دربار ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کا کافی آنا جانا ہے. تو وہاں بھی ہم نے کچھ اس طرح کی ٹیمیں جو ہے ان کو فکس کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم آنے والی اس کیمپین جو 27 کو پرسوں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اس میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے اس کو بھی اچیو کر لیں, اور اس میں ہر طرح کی جو لوگ بچے ہیں 1 سال سے 5 سال کی عمر تک کے, ان سب بچوں کو ہم قطرے پلا سکیں. سر پولیو مہم کی آگاہی میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہ ان قطروں کو نہیں بچوں کو پلائے جاتے, جس کی وجہ سے ان کو پرابلمز بھی آنے والے وقت میں ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گجرات کی عوام کو؟ جی میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ 2 قطرے جو ہیں آج اپنے بچوں کو پلا لیں گے تو اس طرح کی جو عمر بھر کی مزوری ہے, جو کہ آپ لوگوں نے پولیو کا اگر کوئی پیشنٹ, کوئی ایسا کوئی بچہ یا جوان بھی دیکھا ہوگا ہماری سراؤنڈنگ میں نظر آتا ہے, تو قطعی صرف یہی ہوئی ہے کہ اس نے زندگی میں بچپن میں جب 5 سال کی عمر میں اس کو ضرورت تھی, اس نے وہ قطرے پینے سے یا اس کے پیرنٹس نے اس کو قطرے پلانے سے انکار کیا ہوگا. تو میری ریکویسٹ ہوگی تمام لوگوں سے کہ یہ آپ کے بچے کی زندگی کے لیے, اس کی فار ایور زندگی میں صحت کے لیے, تاکہ وہ ایک پرماننٹ مزوری سے بچ سکے, اس کے لیے یہ قطرے ضرور پلائیں. جی 2 قطرے اور صرف عمر بھر کی مزدوری سے بچا جا سکتا ہے, یہی کہنا تھا ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک کا. پتوں کی لیسکو ریجنل سٹور میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی. 3 ڈاکوؤں نے سیکیورٹی گارڈز کو رسیوں سے باندھ کر واردات کی. 3 ڈاکو لیسکو ریجنل آفس کی دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے اور ڈیوٹی پر مامور گارڈز امانت علی اور عمر حیات کو رسیوں سے باندھ کر 4 گاڑیاں سٹور کے اندر لے آئے. ڈاکوؤں نے لفٹر کی مدد سے گاڑیوں پر 70.5 لاکھ سے زائد کی 38,900 میٹر نئی تار, 24,36,000 سے زائد کی 22 ٹن استعمال شدہ تار, 3 LCDs, 2 بندوقیں, 7 جلے ہوئے ٹرانسفارمر, 50 kV اور 100 kVA ٹرانسفارمر کی مشینیں لوٹ کی. ڈاکوؤں نے سٹور میں 4 گھنٹے لوٹ مار کی. مقامی پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کوٹ فتح خان سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں, جہاں ٹریفک کے المناک حادثے کے نتیجے میں 3 سگے بھائیوں سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے, 2 زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب کار میں سوار 6 افراد کی گاڑی رات 1:30 بجے کے قریب راستے پر موجود ٹرالر سے ٹکرا گئی, جس کے نتیجے میں پنڈی کھیپ گاؤں ڈھاکے احتشام حسن, سفیان اور محمد کاشف موقع پر دم توڑ گئے, جبکہ چوتھا بھائی راشد شدید زخمی ہو گیا. حادثے میں 26 سالہ عطیہ بھی چل بسی, جبکہ اس کا 2 سالہ بیٹا عارف شدید زخمی ہو گیا. حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس ریسکیو 1122
और फतेह जंग पुलिस मौका पर पहुंच गई। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया गया। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत पर इलाके में कहराम मच गया। सियासी इंतकाम, हक और सच लिखने के जुर्म की पादाश में बेरहमाना तरीके से कत्ल किए गए मीरपुर खास के सहाफी जुबैर अहमद मुजाहिद की 16वीं बरसी आबाई शहर झट्टू में मनाई जा रही है। इस मौके पर सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफी बरादरी और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे निसार रजा आराई। जी निसार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ शहर झुड्डू के सखी ताज मोहम्मद कब्रिस्तान में। यहाँ शहीद जुबैर अहमद मुजाहिद की 16वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। शहीद को ज़िला मीरपुर खास में बेरहमी से कत्ल किया गया। आज 16 साल गुजरने के बावजूद भी उनके कातिल जो नहीं पकड़े गए। हमारे साथ शहर के मोअज़्ज़िज़ और साफ़ी बरादरी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है। जी, शहीद जुबैर अहमद मुजाहिद ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मकसद के लिए सर्फ कर दी और उनकी पूरी ज़िंदगी इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने से इबारत रही है। उनकी सियासी खिदमात भी हैं, सहाफ़ती खिदमात भी हैं और समाजी खिदमात भी हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो बालादस्त क़ुव्वतें हैं और जो हमारे इदारे हैं, नाहल इदारे, उनको ये बात जो है वो पसंद नहीं आई और उन्होंने इंसानी हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करने की जुर्म में, पादाश में और एक आम कमज़ोर और गरीब आदमी की जो है आवाज़ बनने और उसकी आवाज़ उठाने पर उन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ मीरपुर खास में कत्ल कर दिया और 16 साल होने के बावजूद भी उनके जो कातिल हैं आज तक आज़ाद हैं। जुबैर अहमद मुजाहिद जो निडर और बेबाक सहाफ़ी थे और वो आमनों के खिलाफ लड़ते रहे, वो जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए जंग की। ये जो उस वक्त के अरबाब अख्तियार थे या परवेज़ मुशर्रफ की आमर के दौर के जो सियासतदान या फ़िरका वारियत पे मबनी जो जमातें हैं, सियासी जमातें, उनके जो अफराद थे, ये बात उनको पसंद नहीं थी और उन्होंने उनका कत्ल करवाया। अफसोस ये है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई थी। यही वजह है कि उनके जो कातिल हैं आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। हम मुतालबा करते हैं कि शहीद जुबैर अहमद मुजाहिद के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों और साफियों की बातें सुनी, उन्होंने यही कहा है कि जुबैर अहमद मुजाहिद का जो केस था उसको रीओपन किया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। जी बिल्कुल। सादिकाबाद की मेन के एलपी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। शहरियों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना। आए रोज हादिसात रोनुमा हो रहे हैं, कोई परेशान हाल नहीं। मजीद जानते हैं सादिकाबाद से मौजूद अपने नुमाइंदे अली मेरानी से। जी अली, रोड की हस्ता हाली के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद की मैन के एलपी रोड पर, जो कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जहाँ पर रोज का हादसात का होना जो है वो मामूल हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ के एलपी रोड पर। हमारे साथ शहरी जो है वो भी मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस रोड के बारे में। जी ऐसे देखेंगे आप, जब हम स्कूल से आते हैं इस रोड पर तो यह रोड टूट फूट का शिकार बन चुकी है और जब भी हम गुजरते हैं तो हमें आने जाने में मुश्किल पेश होती है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए और इसकी बहाली का काम शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, एक स्टूडेंट था जो कि सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि खुदा इस पर नोटिस दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर डीपीओ डेरा गाजी खान ने सर्कल कोर्ट चट्ठा के थाना चोटी जीरी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने दर्जनों दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नसीर अंजुम अहमदानी से। जी नसीर, आगाह कीजिएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर आवाम को उनके मसाइल, उनकी दहलीज पर मेरिट पर बुनियाद पर हल करने के लिए डीपीओ डेरा गाजी खान अहमद महिउद्दीन ने सर्कल कोठुटा के थाना चोटी जरी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस वक्त डीपीओ डेरा गाजी खान अहमद महिउद्दीन साथ हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आपने देखा ही, हमने खुली कचहरी भी बात की है। बहुत से ऐसे लोग जिनकी शायद मेरे दफ्तर तक एक्सेस नहीं हो सकी किसी भी रीज़न से, यहाँ आने का मकसद यही है कि ऐसे तमाम केसेस को देखा जाए और पुलिस अफसरान से भी पूछा जाए कि वो इसके बारे में क्या काम कर रहे हैं। मेरा ये पहला विज़िट था यहाँ पे चोटी का, पहले विजिट तो था लेकिन खुली कचहरी हमारी पहली थी। मैं इसको कोशिश करूंगा कंटिन्यू रखूं और इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत इफेक्ट आएगा। दूसरा, आप लोग ये भी देख रहे हैं
میرے سے زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے 15-20 دن مہینے سے واردات میں بھی کمی آئی ہے, سنیچنگ میں بھی کمی آئی ہے, چوری میں بھی کمی آئی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. یہاں کے جو ہے وہ SHOs محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہے. جی, جس طرح ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہماری پولیس بہت محنت کری اور جس کی وجہ سے وارداتیں لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت. مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن, تجاوزات اور بلڈنگ پلان کے خلاف ورزی پر کارروائی کی گئی. لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر اے سی ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف, اے سی کینٹ نبیل میمن اور اے سی رائیونٹ زینب طاہر نے گرینڈ آپریشن کیا. کارروائیوں میں اس حوالے سے زیڈ اور آر گلبرگ زون ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ, ایل ڈی انفورسمنٹ آفیسر اور متعلقہ SHO نے بھی حصہ لیا. جوہر ٹاؤن میں اسموک لاک ڈاؤن, تجاوزات اور بلڈنگ پلان کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کے نتیجے میں 16 احاطوں کو سیل, 6 افراد کو موقع پر گرفتار کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر کارروائیاں جاری رہیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صوبائی کابینہ کے ہمراہ رات گئے داتا دربار آئی اسپتال کا اچانک دورہ. MS نہ ڈاکٹرز گیٹ پر گارڈ غائب, نرسیں نیند پوری کرنے میں مصروف نکلیں, تاہم حاضری رجسٹر میں سب حاضر پائے گئے. وزیر اعلیٰ گائنی وارڈ اور آئی وارڈ میں گئے اور گندی بیڈ شیٹس, ناقص صفائی اسپتال کی حالت زار دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے بد انتظامی پر MS کو عہدے سے ہٹا دیا. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صوبائی کابینہ کے ہمراہ رات گئے آئی ہسپتال کا اچانک دورہ ہوا. MS نہ ڈاکٹرز گیٹ پر گارڈ بھی غائب تھے, نرسیں نیند پوری کرنے میں مصروف تھیں, لیکن اچنبھے کی بات یہ تھی کہ حاضری رجسٹر میں سب حاضر پائے گئے. وزیر اعلیٰ گائنی وارڈ اور آئی وارڈ میں گئے, گندی بیڈ شیٹس, ناقص صفائی اسپتال کی حالت زار دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے, جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی سلمان, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صوبائی کابینہ کے ہمراہ رات گئے داتا دربار اسپتال کے اچانک دورہ کیا ہے. اسپتال میں MS نہ ڈاکٹر گیٹ پر گارڈ غائب پائے گئے, نرسیں سو رہی تھیں, حاضری رجسٹر میں سب غیر حاضر, ہسپتال خالی, مریض اللہ کے حوالے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبائی وزراء کے ہمراہ ہسپتال کا تفصیلی معائنہ کیا. گائنی وارڈ اور آئی وارڈ میں گئے, گندی بیڈ شیٹ, ناقص صفائی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہسپتال کی حالت زار دیکھ کر شدید برہم ہوئے اور MS کو عہدے سے ہٹا دیا. ڈیوٹی سے غیر حاضر ڈاکٹر کا کانٹریکٹ ختم کرنے کا حکم دے دیا. اہل علاقہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی آمد کے بعد ہسپتال پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ کے سامنے ہسپتال میں طبی سہولتوں کے فقدان اور ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے حوالے سے شکایات کے انبار لگا دی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہسپتال کا انتظام محکمہ اوقاف سے واپس لے کر فوری طور پر محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپرد کرنے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے موقع پر ہی سیکرٹری صحت کو فون کیا اور ہسپتال کا نظام سنبھالنے کی ہدایت جاری کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف کی حاضری رجسٹر فوری طور پر منگوائے اور حاضری کا ریکارڈ چیک کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فوری طور پر سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کو بلایا اور ہسپتال کو بہتر بنانے کے لیے ہدایت جاری کی. اس موقع پر صوبائی وزراء منصور قادر, عامر میر, اطہر علی ناصر, ڈاکٹر جمال ناصر, ابراہیم حسن مراد, انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی ہمراہ تھے. بہت شکریہ سلمان شاہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. چیف ٹریفک افسر لاہور مستنصر فیروز کے حکم پر بغیر لائسنس ون وے کی خلاف ورزی اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی آ گئی ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی کی گئی ہے. انچارج ریلوے اسٹیشن محمد محسن نے بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے. چیف ٹریفک افسر لاہور مستنصر فیروز کے حکم پر بغیر لائسنس ون وے کی خلاف ورزی اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی آ گئی ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم صابر, کیا تفصیلات ہیں؟ وسیم صابر سے جانتے ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات. جی وسیم, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, لاہور پولیس کی جانب سے کم عمر ڈرائیور, بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ
शिकंजा मजीद तैयार कर लिया गया है, जहां जगह जगह जो है वो नाकाबंदी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर देखा जाए तो हर सिग्नल्स पर जो है वो थाना का कांस्टेबल और ट्रैफिक वार्डन जो है वो वहां पर खड़े हैं और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले और कम उम्र ड्राइवर जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। नौलखा की बात की जाए तो मोहम्मद मोहसिन जो कि इंचार्ज जो है वो रेलवे स्टेशन है, उन्होंने एक बड़ा नाका लगा रखा है और सैकड़ों की तादाद में जो है वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस सफर करने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। सीटीओ लाहौर की बात की जाए तो मुस्तनसर फिरोज ने जो हुक्म जारी किया था, बाकायदा पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कहा गया था कि ड्राइविंग लाइसेंस रखने ना वालों को खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। और बाकायदा बात की जाए हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट के जस्टिस ने भी इसका नोटिस लिया और कहा कि कोई भी कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि आज जो है वो तकरीबन 350 से ज्यादा मोटरसाइकिलें पूरे लाहौर के थानों में अब तक जो है वो बंद की गई हैं और थाना की हवालातें जो है वो धड़ाधड़ भरी पड़ी हैं। इनमें जो कुछ ऐसे थाने भी हैं जहां पर जो बच्चे हवालात में बंद थे और 3 से 4 बच्चे जो है वो पानी ना मिलने की वजह से बेहोश भी हो गए हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन सीटीओ लाहौर की अगर बात की जाए तो सीटीओ लाहौर भी सरकारी गाड़ी पर खुद आउट है और बाकायदा ड्यूटी चेक कर रहे हैं। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस के हवाले से मैंने बात की तो जिस तरह से मोहसिन जो है वो इंस्पेक्टर इंचार्ज नौलखा इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद है और बाकायदा तौर पर उनको मोटरसाइकिल सवारों को रोका भी जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें अपडेट्स दे रहे थे। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी का दायरा इख्तियार पंजाब भर में बढ़ा दिया गया है। नया नाम पंजाब वर्ल्ड सिटीज एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी होगा, जिसका काम जामे कानूनी फ्रेमवर्क पंजाब भर के वर्ल्ड सिटी को मौसर अंदाज में महफूज करने के लिए खुसूसी इदारा जाती इंतजाम फ्राहम करना और हेरिटेज प्रॉपर्टी को महफूज करना है। नए नाम के हवाले से महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब वर्ल्ड सिटीज एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी कामरान लाशारी का कहना है कि अथॉरिटी वर्ल्ड सिटी लाहौर की तरह पूरे पंजाब के खुसूसी तारीखी मकामात और कल्चर पर काम करेगी और इसे महफूज बनाने के लिए कोशिश रहेगी। शहरियों ने स्मार्ट लॉकडाउन को मजाक बना दिया, घरों की बजाय सैर सपाटे, क्रिकेट खेल में मसरूफ, मार्केटें भी ओपन हैं जबकि इंतजामिया का कोई अता पता नहीं। स्मोक इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद कूड़े करकट को आग लगाने से फिजा मजीद आलूदा हो रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल से जो इस वक्त महमूद बूटी इंटरचेंज पर मौजूद हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हूँ महमूद बूटी इंटरचेंज में और यहाँ पर अगर बात की जाए फ़ज़ाई आलूदगी की तो यहाँ पर शहरियों की जानिब से यहाँ मुबैना PHA के वर्करों की जानिब से ये पत्तों और कूड़े को आग लगाई गई है, जिसकी वजह से फ़ज़ा को आलूदा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ताहाल LWMC का अमला पास से गुजर गया और यहाँ पर किसी ने इसको नहीं देखा। दूसरी तरफ आज हफ्ते के दिन जो है मार्केटों को बंद करने की जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जितने भी मार्केट्स हैं वो ताहाल यहाँ पर काम कर रही हैं। ये AC शालीमार की हदूद है और तहसील शालीमार महमूद बूटी इंटरचेंज के पास मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जितनी भी मार्केट्स हैं वो कारोबार का जो जितनी भी मार्केट हैं वो भी खोलकर अपने काम चला रहे हैं। और यहाँ पर जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली जो धुएं हैं ये देखें कि किस तरीके से फ़ज़ा को आलूदा किया जा रहा है। लॉकडाउन का मकसद था कि आवाम को घरों तक महदूद रखना, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त किया गया तो बच्चे क्रिकेट लेकर सड़कों पर आ गए और मार्केट के अंदर चहल पहल उससे भी तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि ये छुट्टी जैसा जो समय है ये नज़र आ रहा है और इस वक्त तमाम एरिया के अंदर गहमा गहमी मज़ीद पाई जा रही है। अगर बच्चे इसका मकसद ये बनता है कि बच्चे जो है ना स्कूलों में फ़ज़ाई आलूदगी फैला रहे हैं, लेकिन वो देखें कि मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को स्कूलों में जाना चाहिए था, लेकिन अवाम देखेंगे किस तरीके से बाहर आकर फ़ज़ा को मज़ीद खराब। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से CEO दानिश स्कूल सिस्टम अहमद मलिक की मुलाकात हुई है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एहसन वहीद भी मौजूद थे। अहमद मलिक ने गवर्नर पंजाब को दानिश स्कूल सिस्टम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तकरीबन 11,000 मुस्तहिक बच्चों को जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कायम दानिश स्कूल्स में तालीम और रिहाइश की
मुफ्त सहूलियात दी जा रही हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि दानिश स्कूल्स का कयाम शहबाज शरीफ का एक इनकलाबी इकदाम था। जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों के बच्चे और बिलखुसूस वो बच्चे जो वालिदैन की शफकत से महरूम हैं, उनकी तालीम और तरबियत में दानिश स्कूल का नुमायां किरदार है। आज ये बच्चे मुल्क की आला तरीन जामियात में मेरिट की बदौलत पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और साबित कर रहे हैं कि ये इदारे एक आला और अरफा मकसद के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि दानिश स्कूल्स की काबिल तरीन टीम इन मकासद के लिए जांफशानी से काम करते हुए कामयाब होती नजर आ रही है। हमें इस विजन की हौसला अफजाई करने की जरूरत है ताकि ये बच्चे तालीम हासिल करके न सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करें बल्कि मुल्क कौम का असासा बने। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि आप लोग दानिश स्कूल्स में बच्चों की बेहतरीन किरदार साजी पर काम करें। सीईओ दानिश स्कूल सिस्टम ने गवर्नर पंजाब का प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में दानिश स्कूल्स के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स और सीटें मुख्तस करने में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। स्मोक के तदारुक और लाहौर में ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए सीबीडी पंजाब ने डिलीवरी ट्री और कार्बन वाइज के इश्तराक से सीबीडी पंजाब बाब डिस्ट्रिक्ट में मियावाकी जंगल की शजरकारी का आगाज कर दिया है। सीबीडी पंजाब बाब डिस्ट्रिक्ट में 4 कनाल अराजी पर शजरकारी की जा रही है, जिसमें तकरीबन 12,000 पौधे लगाए जाएंगे। कार्बन वाइज और डिलीवरी ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर आरिफ पराचा ने मियावाकी जंगल के फवायद के बारे में आगाह किया। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीर ने पौधा लगाकर शजरकारी का बाकायदा आगाज किया। तकरीब में सीबीडी पंजाब के सीईओ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ, सीबीडी पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एडिशनल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, महकमा जंगलात और सीबीडी पंजाब के आला हुक्काम मौजूद थे। इमरान अमीन का कहना था कि सीबीडी पंजाब ने हमेशा से माहौल दोस्त इकदामात का खैर मकदम किया है और आज की ये शजरकारी इस बात का वाज़ेह सबूत है। लाहौर की इंतजामिया ने शीशा कैफे के गिर्द घेरा तंग कर दिया। तहसील मॉडल टाउन में असिस्टेंट कमिश्नर साहिबजादा यूसुफ, एसी कैंट नबील मेमन और एसी रायवेंट जैनब ताहिर ने मुख्तलिफ शीशा कैफेस के खिलाफ कार्रवाई की। जोहर टाउन में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 3 शीशा कैफे पर छापे मारे गए। एसी मॉडल टाउन ने कार्रवाई करते हुए शीशा कैफे के अहाते को सील किया। मौके पर पुलिस ने सामान जब्त कर लिया। कार्रवाइयों के दौरान मालकान को मौका पर गिरफ्तार करके एफआईआर का इंदराज भी कर दिया गया। एसी मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ का कहना था कि शीशा कैफों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। रेस कोर्स की हुदूद में होने वाली 55 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। एसएचओ गुलशन इकबाल ने 4 मुल्जिमान धर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम मंसूर रिकवरी के 55 लाख मालिक के घर देने जा रहा था। मंसूर ने ही साथियों के साथ मिलकर खुद के साथ डकैती की वारदात का मंसूबा बनाया था। मजीद वारदात का प्लान कैसे बना बता रहे हैं एसएचओ गुलशन इकबाल, सैयद कमर अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास और हम इस टाइम थाना गुलशन इकबाल में खड़े हैं। 20 दिन पहले तकरीबन रेस कोर्स के इलाके में एक वारदात हुई थी 55 लाख की। मुलजम जो है वो जो पैसे लेके आ रहा था 55 लाख रुपए बस्ती गेट से, वो रिकवरी करके निकला अपने बॉस को मोल्टोन देने के लिए। तो उसने रास्ते में प्लान किया हुआ था कि उसने जो है वो इन पैसों के साथ सेल्फ प्लांटेड एक वारदात करनी है। दानिश ने जो है उनको मिलवाया था बाकी रॉबर्स के साथ। मंसूर है जो वहां से पैसे लेके निकला था, दानिश के साथ मिलकर प्लान किया भी हम पैसे लेके आ रहे उसकी रॉबरी कर लेंगे। फिर जुबैर है और इसके साथ ही फरहान है, इन्होंने मिलकर वहां पे एक वारदात की है। उस रकम को इन्होंने जो है अपने साथ डिवाइड कर लिया। 28 लाख रुपया जुबैर के पास है, 10 लाख रुपए इसके पास है। इस तरह डिफरेंट इन्होंने अपने रिस्पेक्टिवली जो है इन्होंने अपनी रकम तकसीम कर ली थी। इसमें से एक इन्होंने एक्सएलआई गाड़ी भी 2007 मॉडल जो है वो खरीद ली थी, जिसको हमने रिकवर कर लिया और हमने टोटल इस वारदात में 43 लाख रुपया रिकवर कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दी ट्रस्ट स्कूल आर्मी टाउन कैंपस में उसातिज़ा के यूनिफॉर्म की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज फाउंडर ट्रस्टी सारा ताहिर ने यूनिफॉर्म की अफादियत और दी ट्रस्ट स्कूल के अगराज व मकासद पर रोशनी डालकर किया। तकरीब में माहिर तालीम फातिमा सरमद, साबिक एमपीए सादिया सोहेल राना ने खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली की इस रिपोर्ट में।
दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस में असातिज़ा के यूनिफॉर्म की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज फाउंडर ट्रस्टी मैडम साहिरा ताहिर ने यूनिफॉर्म की अफादियत और दी ट्रस्ट स्कूल के अगराज़ो मकासद पर रोशनी डालकर किया। कहा, यूनिफॉर्म के जरिए डिसिप्लिन और कफायत शारी के अमल को यकीनी बनाया जा सकता है। इस अमल से असातिज़ा में खुद अदमाती पैदा होती है, जिसके बाद वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तकरीब में COO सर सरमद यूसुफ ने मुआशरे पर असातिज़ा के किरदार को सराहा। कहा, असातिज़ा हमारे मुआशरे का असासा है, इनके बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। ट्रस्ट स्कूल ने हमेशा असातिज़ा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी इक़दामात किए हैं। पिछले 10 सालों से ये हो रहा है और असातिज़ा बहुत खुश है और इस यूनिफॉर्मिटी के लिए, इस सुकून के लिए जो उनको हासिल हुआ है यूनिफॉर्म से, मैं चाहूँगी कि हमें हर इदारे में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में ये शुरू करना चाहिए ताकि हम सब के लिए एक वो इक्वालिटी का एहसास हो और हम किसी कॉम्प्लेक्सेस में ना जाएं। देखिए, मैं समझती हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त एक सोच का नाम है। लोगों में ये कॉम्प्लेक्सेस जो है ना कपड़ों को लेके होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, ये ख़त्म हो जाता है। और मैं को अगर अब पार्लियामेंट गई, मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगी पार्लियामेंट में भी ये करवा सकूँ। तकरीब में माहिर तालीम मैडम फातिमा सरमत, साबका MPA सादिया सुहेल राना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फाइन आर्ट्स गुलबर्ग कॉलेज मैडम सरोज तारिक, लाहौर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हुमा, मैडम राहत तारिक, मैडम उज़मा अदनान, प्रिंसिपल आसिम इसहाक, सैफुर रहमान, अजीम बलोच और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर फाउंडर ट्रस्टी मैडम साहिरा ताहिर ने मेहमानाने ग्रामी और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और बाखबर भी।